अंकों की सहायता से संख्याएं बनती है। अंकों की सहायता से संख्याएं बनती है। अंकों की सहायता से संख्याएं बनती है। कौन कौन सी गौर करोगे? जैसे कोई भी संख्या 10, 120, 230, 140, 280, बहुत सारी संख्या है। संख्या जो है इतना सारा है कि उसका गिनती संभव ही नहीं है। क्या वो संख्या को पता लगा लेगा, लेकिन अंक कुल और कुल कितना है? सिर्फ और सिर्फ 10। अंकों की संख्या केवल और केवल 10 होती है और अंकों की सहायता से संख्याएं बनती है। और संख्याएं कितनी है वो पता नहीं, अनंत, अनगिनत, ठीक है ना। श्रीनिवासन रामानुजन भारतीय गणितज्ञ थे। उनका दिमाग इतना तेज था ना कि बचपन में क्लास 7वां में उनके शिक्षक उनको पढ़ा रहे थे ना कि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग लगाने पर उत्तर 1 आता है। मतलब ना, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग लगाने पर उत्तर 1 आता है। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग लगाने पर उत्तर 1 आता है। कोई भी संख्या में ना अगर उसी संख्या से भाग देंगे तो उत्तर 1 आएगा। जैसे 4/4, 100/100, 5/5, 1 आएगा। 10/10, 1 आएगा। 100/1 आएगा। 1000 आम को 1000 आदमी के बीच में बांट दें, सबको कितना कितना मिलेगा? एक मिलेगा। कारण क्या है कि हम 1000 में वापस 1000 से भाग देंगे, तो 1000 में 1000 से भाग देंगे तो काट करके कितना आएगा? 1 आएगा। श्रीनिवास रामानुजन जो है उसी समय अपने शिक्षक से प्रश्न किए थे कि उस हिसाब से 0 में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? इसका मान आज तक नहीं निकल पाया है। ना तो हम इसको 0 कह सकते हैं, ना तो 1 कह सकते हैं, ना तो अनंत कह सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म यानी जिसके बारे में हम कोई तर्क नहीं दे सकते, जिसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं, असंभव, ठीक ना। उसी समय ये सवाल किए थे तो उनके शिक्षक बोले कि जो ई बेहियात है, इसी लंटा हो गया, इसको भगाओ। उसको भगा दिया गया। हालांकि सवाल बिल्कुल जायज था। जिस प्रकार से अगर अंश और हर समान रहे, यहाँ से कुछ ही पता चल रहा है कि जितना ऊपर उतना नीचे। अंश और हर अगर बराबर रहेगा तो उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अगर अंश और हर बराबर रहे तो उत्तर 1 आएगा। ज्ञात करना संभव नहीं। कई बार हो जाता है कि परीक्षा में या फिर के जो प्रश्न हल करते करते अंतिम में आ गया 4/4। विद्यार्थी कितना कौन ऐसा नहीं है कि 4/4 के कभी कभार 0 भी लिखा है? 1 हो जाएगा, 1 ही होगा। 4/4 मतलब 1 हो गया। 4/4 मतलब 1। यह क्लास 8 में ही पढ़ने के लिए है कि किसी संख्या में यदि उसी संख्या से वापस हम भाग लगा दें ना तो उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। इसको ऐसे भी दिमाग में बना करके रख सकता है कि अंश और हर बराबर हो गया तो उत्तर आएगा 1। उत्तर आएगा 1, ठीक है ना। जब यही सवाल जो है ना, मतलब श्रीनिवास रामानुजन के समय में जैसे ही उनके गुरुजी बताते हैं कि किसी संख्या को उसी से अगर हम भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा।
तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण दिए। तो श्रीनिवास रामानुजन आसानी से एक सवाल करते हैं कि उस हिसाब से गुरुजी 0/0 का क्या मतलब होगा, 0/0 का मतलब क्या होगा। तो गुरुजी उस समय इसका उत्तर देते हैं कि 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो श्रीनिवास रामानुजन फिर कहते हैं कि अगर 0 का वैल्यू नहीं है तो 1 पर 0 लिखने के बाद 10 काहे हो जाता है, 1 पर 2 0 लिखने के बाद 100, 1 पर 3 0 लिखने के बाद 1000, 1 पर 4 0 लिखेंगे तो काहे होता है। अगर 0 का वैल्यू ही नहीं है तो 1 पर जैसे जैसे 0 बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे संख्या का मान काहे बढ़ते जाता है। तो फिर उस बात को, बहस को यहीं पे रोक दिया गया था। और आज तक इस सवाल के जवाब के लिए कोई भी मैथमेटिशियन है वो यही लिखते हैं, ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक ना, ज्ञात करना संभव नहीं है। ना तो इसका उत्तर 0 लिख सकते हैं, ना तो 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं। संख्याओं का पहला समूह प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं अंग्रेजी भाषा में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 और यह कहाँ तक खत्म होगा, अनंत तक चला जाएगा। डॉट 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 देकर के छोड़ दिए, इसका मतलब अनंत तक, ठीक ना। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अप्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। परीक्षा में सवाल आता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ठीक ना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। बच्चा अक्सर ना गलती क्या करता है, वो 0 मार करके लिखेगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, वो 0 भी लिख देता है। जैसे ये तो जरूरी है कि 1 से छोटा 0 है, लेकिन हम लोग गिनती जो है प्राकृत संख्या, प्राकृत या इसको कुछ लोग प्राकृतिक भी कहते हैं। प्राकृतिक मतलब जो कि मतलब एकदम नेचुरल है। तब शुरू से ही दिमाग लगाओ कि जब कोई बच्चा गिनती सीखना शुरू करता है तो गिनती कहाँ से शुरू करता है, एक से न सिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आगे बढ़ते रहता है। गिनती कभी समाप्त तो हो नहीं सकता है। तो प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो कि 1 से शुरू होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, एकदम गांठ बांध लो। 0 क्या है, आगे हम बताएंगे कि 0 पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, ठीक है। लेकिन अगर सबसे छोटी प्राकृत संख्या ऑब्जेक्टिव में रहे तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। ठीक है, आगे लिखोगे। 2 से विभाजित होने के आधार पर प्राकृत संख्याओं को 2 समूहों में बांटा गया है। 2 से विभाजित होने के आधार पर, 2 से विभाजित होने के आधार पर, 2 से विभाजित होने के आधार पर प्राकृत संख्याओं को, 2 से विभाजित होने के आधार पर प्राकृत संख्याओं को 2 समूहों में बांटा गया है। 2 समूहों में बांटा गया है, ठीक है। 2 से विभाजित होने के आधार पर प्राकृत संख्याओं को 2 समूहों में बांटा गया है। 2 से विभाजित होने के आधार पर
प्राकृत संख्याओं को दो समूहों में बांटा गया है। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक। और दो से विभाजित होने के आधार पर प्राकृत संख्याओं को दो समूहों में बांटा गया, जिस समूह को कहते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ठीक है। कारण प्रत्येक चीजों का जानना आवश्यक है। कारण जो है प्रत्येक, कुछ लोग करते क्या है कि प्राकृत संख्या है उसके तुरंत नीचे उस सम संख्या लिख लेता है, लेकिन क्यों? तो सम संख्या और विषम संख्या में किसको बांटा गया है? प्राकृत संख्या को बांटा गया है। अब क्यों बांटा गया? तो दो से विभाजित होने के आधार पर, कि जो दो से विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा उसको सम संख्या कहेंगे, और जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। तो दो से विभाजित होने के आधार पर प्राकृत संख्याओं को दो समूहों में बांटा गया है। सब करे पूरा। सम संख्याएं इवन नंबर्स और विषम संख्याएं ऑड नंबर्स वह प्राकृत संख्या जो दूर से पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः का अर्थ होता है एकदम पूरा, ठीक ना। वह प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है। सम संख्या का समूह शुरू होता है 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। ये आगे इस प्रकार से बढ़ता रहेगा, ये आगे इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। हाँ, सिर्फ जो 2 से कटता है ना, देखो सबसे पहला समूह कौन सा समूह है? प्राकृत संख्या का समूह। अब प्राकृत संख्या के समूह के आगे हम रोमन में 1 लिखे होंगे, है ना। प्राकृत संख्या के समूह को ही अभी तोड़ रहे हैं और इस पर ही पूरा एक दिन का क्लास खत्म हो जाता है, क्योंकि प्राकृत संख्या के समूह को तोड़े पहले 2 से विभाजित होने के आधार पर, मतलब जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो उसको कहते हैं सम संख्या। अजेरा में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या। और उसके बाद इसमें फिर आगे प्राकृत संख्या को ये भी लेकर के चलते रहेंगे। जब ये प्राकृत संख्या का समूह खत्म हो जाएगा ना, तब शुरू होगा पूर्ण संख्या का समूह। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे बड़ी सम संख्या संभव ही नहीं है निकालना। कितना है पता है? वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः है। और सबसे छोटी विषम संख्या एक। यह अलग बात है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी 1 है, लेकिन सबसे छोटी विषम संख्या भी 1 होगा। सबके परिभाषा बढ़िया से ध्यान में रखोगे
कि वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से जरा पूरा पूरा भाग लगेगा, उसको कहते हैं सम संख्या। और जो 2 से जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा उसको विषम संख्या कहते हैं। और ये सब प्राकृतिक संख्या के हिसाब से ही बांटा गया। सब परीक्षा में सवाल आया हुआ है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? दो क्रमिक सम संख्याओं का क्या? हाँ, HCF क्या होगा? 1। गलत। क्या गुंडा बनोगे तुम? गुंडा थोड़ी बने। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? क्रमिक का अर्थ होता है लगातार, ठीक है। क्रमिक या फिर क्रमागत या लगातार, तीनों एक ही शब्द है। क्रमिक कहें, क्रमागत कहें, लगातार कहें, सब एक ही बात है, जिसको अंग्रेजी में कॉन्सेक्यूटिव कहते हैं। कॉन्सेक्यूटिव में होता है लगातार। दो को लगातार सम संख्या ले लेंगे तो ओकर मसा क्या होगा, यही पूछ रहा है। दो को लगातार सम संख्या मतलब 4, 6, 8, 10, सम की विषम 12, 14, 16, 18, 18, 20, 22, 24, कोई भी दो को लगातार। जैसे मान लिया जाए हम लेते हैं 4, 6, दोनों लगातार है तो 4 से 6 में भाग देंगे। 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, फिर वाला 4 उतारेंगे, 2 दूनी 4। किससे कटा? 2 से। HCF 2 जिससे कटता है वही HCF होता, ध्यान में है ना। विषम में तो 1 हो जाएगा। 8, 10, 8 से 10 में भागा देंगे। 8 एकम 8, 10 में 60 गया 2, फिर वाला 8 उतार देंगे। 2 चौके कितना आया? 2। ठीक है, हर हाल में 2 ही आएगा। इसको याद रखना, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है ये। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 होगा। क्रमिक का मतलब होता है लगातार। अगर 2 को लगातार सम संख्या रहे तो उसका HCF निकालेंगे तो हर हाल में 2 आएगा। दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा? अगला सवाल। दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा? दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा? बोलो जल्दी। इसका उत्तर 1 आएगा। इसका उत्तर 1 आएगा। कोई भी दो लगातार विषम संख्या ले लो, जैसे 9, 11, ठीक है। लगातार के मतलब 9 के बाद तो 10 है, 10 तो सम संख्या है, लेकिन 9 के बाद अगला विषम संख्या कौन है? तो 11 है। तो 9, 11, तो 9 से 11 में भाग देंगे तो 9 एकम 9, 11 में से 9 गया 2, फिर से 9 उतारेंगे, 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1, फिर अगला 2 उतार देंगे, 1 दूनी 2 खत्म हुआ 1 से। तो HCF कितना है? 1। ध्यान में रखना कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा? 1। कै पीछे 2 अंक के 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 90।
दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? उत्तर हो जाएगा 90। दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? उत्तर हो जाएगा 90। ओ चाचा कैसे 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 दी चलिए आ गया। दो अंकों की कुल कितनी संख्या है? 90। इसको निकालने के लिए तरीका क्या है? एपी करके निकलेगा ना? नहीं, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या में घटा देंगे। इधर ये देखा लगा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तरीका है। अगर पूछ दे परीक्षा में कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो तुम गिनती करते रहोगे। इसमें तो खैर 1 से 100 तक गिनती लिखा रहता है दिमाग में, तो रहता है कि 1 से 100 गो है, तो 100 गो है ना, 1 से लेकर के 100 गो, तो ऊपरे तक 9 गो गायब हो गया, आए वो 100 गायब हो गया तो 10 गो खत्म हो गया, तो 90% अंक वाला बचा ना। नहीं समझे? अगर हम 1 से 100 तक गिनती लिखा हुआ है तो 1 से लेकर के 9 तक 9 पीस तो खत्म हो गया, क्योंकि 9 पीस तो 1 अंक वाला है, और 100 भी खत्म हुआ क्योंकि 100 का अंक वाला है, 3 अंक वाला है, कुल कै गो बच गया? 90 गो बाकी बच गया। तो ये तो आसान है कि दो अंकों की कुल संख्या 90 गो, लेकिन ऐसे दो अंकों की कुल कै संख्या है? तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 में घट जाएगा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। 99 में से 9 गया तो क्या बचेगा? 90 पीस। दो अंक के कुल 90 पीस है। ऐसी 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक घटा करके, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जैसे लिखो अगला सवाल, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 माइनस 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, तो 999 में से 99 कम हुआ, कितना बचेगा? 900। अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 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 हाँ, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 से घट जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, तो बच गया केवल 9000। ठीक है, परीक्षा में पूछा हुआ सिर्फ एक सवाल था, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 90 पीस, ठीक ना। बाकी ये सब हम पैटर्न बता दिए कि अगर पूछा जाए कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देना,
ऐसे 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में किसको घटाएंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को। ठीक है, आगे देखो, साफ कर दें इसको पूरा। गुणनखंड की संख्या के आधार पर प्राकृत संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। गुणनखंड की संख्या के आधार पर प्राकृत संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। ठीक है, कल एक पोस्ट था कि आधा भारत को लगड़ा बनाने के लिए मैंने अल्लू अर्जुन का धन्यवाद, आधा भारत लगड़ा बन गया। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। अच्छा, डेविड वार्नर को भी समझ में आता है उगरमा, डेविड वार्नर पूरा पैर हिला रहा था। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं, इसे रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। और इधर लिखना है, इसे यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, इसे यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। जिस संख्या के या जिस प्राकृत संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिस प्राकृत संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिस प्राकृत संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इधर लिखो कि जिस प्राकृत संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से केवल
जो एक और स्वयं से केवल विभाजित होती है, जो एक और स्वयं से केवल विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जरा सा हम ना अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से लेकर के 100 तक ऐसे गिनती लिखोगे। थोड़ा दूरी बना करके, पता चला दूरी बनाने के लिए वो नालंदा में भी चुनाव आता है। जमुई वाला आदमी सब लोट पोट रहा है, बताओ क्या है? एक वीडियो में एक लड़का जो है मास्क के जगह पे ना मास्कवा के इतना डिजाइन बना के पेंट के लिए रहता है। और पेंट के लिए रहता है, हाँ, और जाकर करके ना उससे लेते हैं इस साला ही कहे रे पेंट के लिए, और ऐसे करके ना उसका हाथ से ऐसे देखता है उसका पेंट जो है निकल जाता है। अजीब अजीब हरकत कर रहा है। इसमें आभाज्य संख्या ही कीजिएगा, ठीक है। हाँ, 50 तक लेकर के करते हैं, 100 तक बाकी कर सकते हो तुम लोग, वहां से भी सहयोग ले सकते हो। वहां 1 से लेकर के 360 तक में जितनी सारी अभाज्य संख्या है उसको लिया गया। जैसे सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर 23, 29, 43, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। यह बात अलग है कि सबसे छोटी सम संख्या भी 2 है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 में हम 1 से और खुद 2 से भाग लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस संख्या के खाली 2 गुणनखंड होता है ना, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर ना जो 1 से कट जाएगा और खुद से कट जाएगा उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 को सिर्फ 1 काट सकता है, 2 को कौन काट सकता है? 1 काट सकता है, नहीं तो 2। 3 को 1 काट सकता है, तो 3 काट सकता है, और तो कोई है नहीं। 4 को कौन कौन? 1, 2, खुद 4। 5 को कौन कौन? 6 को 1, 2, 3, 6। 7 को 8 को कौन कौन? 1, 2, 4, खुद 8। 9 को 1, 3, खुद 9। 10 को 1, 2, 5, खुद 10। देखो ई लफुआ आदमी, इसका देखो खाली एक ही गुणनखंड, 1 को खाली 1 ही काट सकता है। इसी कारण से 1 न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है। 2 में देखो 2 के क्या गुणनखंड है? 2। 1 और 2 है। तो जिस संख्या के खाली 2 गुणनखंड होते हैं, या फिर ऐसे याद रखो कि जो संख्या 1 से कटेगा और खुद से कटेगा उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको बांट करके बनाया गया है? प्राकृत संख्या को। ये ध्यान में रखना है
ठीक है, अभी हम लोग संख्याओं के केवल पहले समूह के तरफ ही चल रहे हैं। अब पहला समूह में ही कुल 1 से 2 दिन का समय लग जाता है, पहला समूह में ही। ठीक है, पहला समूह जब खत्म हो जाता तो शुरू करेंगे दूसरा समूह, जिसको कहेंगे पूर्ण संख्या का समूह। ठीक है, अब पूर्ण संख्या का समूह खत्म होगा तो शुरू होगा पूर्णांकों का समूह। अब पूर्णांकों का समूह खत्म होगा तो परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग चल रहे हैं प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को, माने गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या को भी कई आधार पे बांटा गया है। जैसे पहला आधार क्या था, 2 से विभाजित होने के आधार पर। 2 से कटेगा, 2 से जो हो गया पूरी, वो सम संख्या। अजय 2 से नहीं कट रहा है, वो सब है सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या 2, और सबसे छोटी सम संख्या 2, और सबसे छोटी विषम संख्या 1। बाकी उस पर आधारित बहुत सारे सवाल भी आते हैं। 1-2 सवाल हम लिए थे, बुक में मिलेगा तुमको क्वेश्चन। गुणनखंड की संख्या के आधार पर, गुणनखंड किसको कहते हैं, जिससे वो कटता है। मतलब 1 में हम सिर्फ और सिर्फ 1 से पूरा भागा लगा सकते हैं। ठीक है, 2 में हम पूरा 1 से और 2 से भागा लगा सकते हैं। 3 में पूरा 1 से और 3 से भागा लगा सकते हैं। 4 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा। तो परिभाषा दोनों के देखना कि जिस संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं उसी को अभाज्य संख्या कहता है। तो 2 के कम से कम 2 को कौन कौन है, 1 है, 2 है, तो वो हो गया जाकर करके अभाज्य संख्या। 3 के 2 गुणनखंड 1 और 3 है, तो हो गया अभाज्य संख्या। 4 के कई गुणनखंड है, तो ये अभाज्य होगा कि भाज्य होगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब 5 के कई गुणनखंड है, 2 को अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम। ज्यादा कितने हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 7 के कई गुणनखंड 2 को है, 1 और 7। 8 के 4 गुणनखंड, तो भाज्य हुआ कि अभाज्य हुआ, भाज्य संख्या शुरू से। 1 का खाली 1 गुणनखंड है, तो 1 इसी का अगर कभी सवाल उठ जाए कि 1 को न तो भाज्य न तो अभाज्य क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब यही है कि अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। कम से कम वो 1 से कटे और खुद से कटे। और भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड का होना जरूरी है। तो ई आदमी लपुआ है, वो है, ये है, देखी करेगा। तो ई जो है न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। तो पहला पॉइंट उधर तो है, इधर लिखेंगे 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। ठीक है, न ही अभाज्य संख्या। कहा जाता है ना कि ऑब्जेक्टिव में तुमको सवाल पूछता है ऐसे करके कि कौन ऐसी प्राकृत संख्या है जो न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। ऑप्शन में 1, 0, -1, 2 ऐसे करके दिया रहेगा, तो 1 हो जाता है। ठीक है ना, एक ऐसी संख्या जो न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 कहाँ से आएगा। इतना तोता नहीं रट करके बता रहे हैं कि 1 न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। वो आदमी लफुआ हो गया है, वो खत्म हो गया है, तो 1 के बातें खत्म करो, ये गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये अलग बात है कि सबसे छोटी सम संख्या भी 2 होता है, वो 2 से कटे के आधार पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे गुणनखंड की संख्या के आधार पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है ना। अच्छा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अच्छा, 2 केवल और केवल ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है। 2 के अलावा जितना अभाज्य संख्या है सब भी सम है, नहीं तो देख लेना। 2 के अलावा जितना अभाज्य संख्या 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, जितना भी अभाज्य संख्या है 2 के अलावा सब के सब क्या है, विषम है। लेकिन केवल और केवल 2 ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम भी है। ठीक है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर।
दो एकमात्र समअभाज्य संख्या है। सम भी है, सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? इसको लिखो फिर अंत करते हैं। क्वेश्चन एक है, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल मतलब गुना करके ना क्या आएगा? देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन? तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा?